Hello students, welcome to the Akshay classroom. Now assignment number 5. Assignment number 5. Question number 1 देखो. The probability that a candidate securing admission in IIT through entrance test is 1 by 10. 7 candidates are selected at random from a center. The probability that 2 will get admission in IIT through entrance test is okay. तो IIT में एंट्री की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/10. तो IIT में मतलब इसको हमने मान लिया सक्सेस, IIT में जाना सक्सेस मान लिया, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/10 है. तो फेलियर की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, मतलब IIT में नहीं जाए उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 9/10. ओके. अब आपके पास टोटल कितने कैंडिडेट्स है 7. तो ये सिंपली बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है. ओके. तो आपको क्या निकालना है, x इज इक्वल टू 2, मतलब एग्जैक्टली 2 पर्सन IIT में एंट्री कर रहे हैं. ठीक है. तो ये हो जाएगा 7C2. 7 में से 2 कोई भी एंट्री कर रहे हैं तो उनके एंट्री करने की प्रोबेबिलिटी 1/10 1/10 2 बार, और बाकी 5 लोग एंट्री नहीं कर रहे हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी. तो ये आपका आंसर हो गया. ये हो गया 21. 1/10 0.1, ये हो गया 0.9. ठीक है. तो ये पहला क्वेश्चन हो गया, सिंपल क्वेश्चन है. ओके. नाउ सेकंड क्वेश्चन. अ वायर ऑफ लेंथ L is cut into 3 pieces. Find the probability that the 3 pieces form a triangle. ओके. यहां आपको दे रखा है एक वायर है जिसकी लेंथ कितनी दे रखी है L. अब इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं. कितने पार्ट में, 3 पार्ट में. तो आप ये बताओ, 3 पार्ट में डिवाइड करने के बाद आप ये बताओ कि वो ट्रायंगल बना रहे हैं वो तीनों पार्ट जो. ठीक है. तो मान लो इसको हमने 3 पार्ट में कट कर रहे हैं. एक की लेंथ हमने ले ली x और एक की लेंथ ले ली y. तो तीसरा जो पार्ट होगा उसकी लेंथ क्या हो जाएगी, L में से x माइनस वाई या x प्लस वाई. आगे बात समझ में. तो यहां पर अब L लेंथ को 3 पार्ट में डिवाइड किया है. एक की लेंथ x है, दूसरे की लेंथ y है, और तीसरे की क्या होगी टोटल माइनस x प्लस वाई, मतलब L माइनस x प्लस वाई. ये बात समझ में आ गई. तो ये जो प्रॉब्लम है ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम, प्रोबेबिलिटी का प्रॉब्लम है ये. ठीक है. तो यहां पर सबसे पहले तो रिक्वायर्ड केसेस क्या क्या होंगे. यदि आप 3 लेंथ में इसको डिवाइड करें तो लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती. तो x आपका यहाँ पर पॉजिटिव होना पड़ेगा, y भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, और ये जो कहानी है L माइनस एक्स प्लस वाई ये भी पॉजिटिव होना पड़ेगा. तो इसको हम लिख सकते हैं x प्लस वाई क्या होगा, L से छोटा. तो ये तो आपकी रिक्वायर्ड कंडीशन हो गई. किस केस में, कि आप इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हो. ये बात समझ में आ रही है ना. अब फेवरेबल, ये तो आपका टोटल केस हो गया कि x पॉजिटिव हो, y पॉजिटिव और x प्लस वाई L से छोटा हो. ये तो वो वाली बात हो गई कि आप 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हो. अब हमें तो प्रोबेबिलिटी उसकी निकालनी है कि जो 3 पार्ट है वो ट्रायंगल बना है. क्या ये बात समझ में आ रही है. तो ये तो आ गया टोटल नंबर ऑफ वेज में ये काम कर जाएगा. ठीक है. अच्छा, और यहाँ पर लेंथ की बात है तो यहाँ पर इनफाइनाइट इंटरवल है. तो यहाँ पर हम किसकी बात करेंगे, यहाँ पर रीजन की बात करते हैं ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स में. ठीक है. अब सिंस दिस लेंथ फॉर्म अ ट्रायंगल, मतलब जो 3 साइड है आपके पास, 3 लेंथ है. कौन सी, एक x है, एक y है, और एक क्या है L माइनस एक्स प्लस वाई. अब ये तीनों यदि ट्रायंगल बना रहे हैं तो ट्रायंगल के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है कि 2 साइड का सम तीसरे से ज्यादा होना चाहिए. यदि ट्रायंगल बन रहा है तो 2 साइड का सम तीसरे से ज्यादा होना चाहिए. ठीक है. तो x प्लस वाई शुड बी ग्रेटर देन थर्ड साइड, दैट इज दिस. और क्या होना चाहिए, ये 2 साइड ले लें, इनका सम तीसरी साइड दैट इज y से ज्यादा होना चाहिए, और ऐसे ही इन दोनों का सम थर्ड साइड दैट इज x उससे ज्यादा होना चाहिए. तो यहां से आ गया x प्लस वाई ग्रेटर देन L/2. यहां से ये आ गया, यहां से x x कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से आ जाएगा y इज लेस देन L/2, और यहां से आ जाएगा x y कैंसिल हो गया,
एल ग्रेटर देन 2x तो x लेस देन एल बाय 2। तो यदि ये कंडीशन यदि वो फॉलो कर रहा है, ये जो तीन साइड ली है हमने जिसकी लेंथ x है, y है और l माइनस एक्स प्लस वाई, तीन जो पार्ट है, यदि ये कंडीशन फॉलो कर रहे हैं तो वो तो ये हो गया कि तीन पार्ट में उस लेंथ को, उस लाइन सेगमेंट को हम तीन पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं बस, ठीक है। और ये वाली कंडीशन किसके लिए लिखी है कि जो तीन पार्ट है वो ट्रायंगल बनाए। तो ये वाले फेवरेबल केस हो जाएंगे, ये टोटल केस हो जाएंगे। तो अब इसको अब ऐसे समझो कि अच्छा इधर क्या है, एक्स और वाई पॉजिटिव होगा और एक्स प्लस वाई लेस देन एल। तो एक्स पॉजिटिव मतलब और वाई पॉजिटिव मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, और एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एल। कौन सी लाइन होगी, ये लाइन, मतलब ये पॉइंट हो जाएगा एल कॉमा जीरो, ये पॉइंट हो जाएगा जीरो कॉमा एल। और एक्स प्लस वाई लेस देन एल मतलब कौन सा पोर्शन, लेफ्ट वाला जिधर ओरिजिन आ रहा है, ओरिजिन रखेंगे सेटिस्फाई कर रहा है ना। तो ये वाला हो गया आपका टोटल केस। तो यहां पर हम एरिया की बात करेंगे प्रोबेबिलिटी में, रीजन की बात करेंगे यहाँ पे, अरे समझ में आ रहा है ना। और फेवरेबल केस कौन सा हो जाएगा, फेवरेबल केस के लिए, फेवरेबल केस के लिए x क्या होना चाहिए, एल बाई टू से छोटा। तो एल बाई टू मान लो ये है, x इज इक्वल टू एल बाई टू है और y इज इक्वल टू एल बाई टू। तो एल बाई टू कॉमा एल बाई टू इसको सेटिस्फाई करेगा क्या, इस लाइन को। तो बिल्कुल, क्योंकि ये लाइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एल, ये जो लाइन ली है हमने एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एल, तो इसके अंदर वाला पोर्शन हमें चाहिए था, ठीक है। बाउंड्री वाला पॉइंट भी नहीं चलेगा। तो x इक्वल टू एल बाई टू और वाई इक्वल टू एल बाई टू इसको सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब वो लाइन ये होगी, ठीक है। तो x इज लेस देन एल बाई टू मतलब इसके लेफ्ट वाला, y इज लेस देन एल बाई टू मतलब इसके नीचे वाला पोर्शन, और x प्लस वाई इज ग्रेटर देन एल बाई टू, तो ये लाइन हो जाएगी x प्लस वाई इज इक्वल टू एल बाई टू। तो ये पॉइंट क्या है, एल बाई टू कॉमा जीरो, जीरो कॉमा एल बाई टू, तो यहां से वो लाइन पास होगी। तो ये लाइन हो गई x प्लस वाई इज इक्वल टू एल बाई टू। तो इधर से इसके लिए लेफ्ट वाला पोर्शन, इसके लिए नीचे वाला, और इसके रिस्पेक्ट में ओरिजिन इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, मतलब इसका अपोजिट वाला पोर्शन, मतलब ये लाइन के लिए राइट वाला पोर्शन, इधर वाला। तो कौन सा कॉमन पोर्शन आ गया, ये वाला। तो ये जो ब्लू से हमने शेडेड रीजन बनाया है, ये आपका फेवरेबल एरिया हो गया, और टोटल एरिया कौन सा हो गया, जो ब्लैक वाला है। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू टोटल एरिया क्या हो जाएगा, इस पूरे ट्रायंगल का एरिया, ट्रायंगल का नाम दे दिया ओ ए बी, इस पॉइंट को मान लो सी बोल दिया, इसको बोल दिया पी और क्यू। तो ओ ए बी का जो एरिया होगा वो आपका टोटल एरिया हो गया। या इस रीजन में आप कैसे भी एक्स वाई लो, तो ये आप तीन पार्ट में इसको डिस्ट्रीब्यूट, तीन पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हो, इसी को तो बनाया है हमने। और ये वाला कौन सा केस था, जब वो ट्रायंगल बनाएगा। तो ये वाला कौन सा रीजन आया आपका, ब्लू वाला, तो ये फेवरेबल हो जाएगा, और ब्लैक वाला टोटल। तो हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, तो एल इंटू एल, ठीक है। और फेवरेबल एरिया कौन सा हो जाएगा, ये ब्लू वाला। तो ये जो लेंथ है कितनी है, एल बाई टू, ये कितना है, एल बाई टू। तो ये भी हो जाएगा हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, 90 डिग्री, बेस इंटू हाइट दैट इज एल बाई टू इंटू एल बाई टू। तो ये वैल्यू आ गई, एल स्क्वायर कैंसिल हो गया, हाफ ऑफ कैंसिल हो गया, तो ये वैल्यू आ गई 1/4। सो योर आंसर इज 1/4। कोई दिक्कत समझने में। थर्ड क्वेश्चन, इन अ बैच ऑफ 10 आर्टिकल्स 4 आर्टिकल्स आर डिफेक्टिव। टोटल 10 है जिसमें 4 डिफेक्टिव है, तो बचे 6 क्या हो गए, नॉन डिफेक्टिव। नाउ 6 आर्टिकल्स आर टेकन फ्रॉम द बैच फॉर इंस्पेक्शन। इफ मोर देन 2 आर्टिकल्स in this batch are defective, the whole batch is rejected. Find the probability that the batch will be rejected. अच्छा, यदि 2 से ज्यादा आर्टिकल आ गए, मतलब 3 डिफेक्टिव आर्टिकल आ गए या 4 आ गए, टोटल 4 है, हाँ, ये 4 आ गए, तो पूरा बैच रिजेक्ट हो जाएगा। तो आपको बताना है कि पूरा होल बैच आपने रिजेक्ट किया है। आपको कितने लेना है, यहाँ से 6 लेना है, ठीक है। ये बोला इसने, एक बार और चेक कर लेते हैं। इफ मोर देन 2 आर्टिकल, अच्छा मोर देन 2 बोला है, तो 2 वाला केस नहीं लेंगे, तो 3 वाला लेंगे और 4 वाला। तो 3 के 3 मतलब 6 में से 3 डिफेक्टिव हो जाए तो भी बैच रिजेक्ट हो जाएगा, 4 हो जाएगा तो भी रिजेक्ट हो जाएगा। मतलब हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू रैंडम वेरिएबल क्या मान लिया, नंबर ऑफ डिफेक्टिव आर्टिकल्स। तो नंबर ऑफ डिफेक्टिव आर्टिकल्स 3 हो जाए और नंबर ऑफ डिफेक्टिव आर्टिकल्स कितने हो जाए, 4, तो आपका बैच रिजेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले हम करते हैं एक्स इज इक्वल टू 3, मतलब 3 डिफेक्टिव, टोटल कितने हैं 10, तो 10 में से कितने लेना है आपको, 6 लेना है, तो 10C6। ओके, अब इसमें से 3 डिफेक्टिव, टोटल कितने 4, तो 4 में से 3 डिफेक्टिव ले लिए, तो बाकी बचे 6 क्या होंगे, वो नॉन डिफेक्ट, बाकी 6 में से
6 नॉन डिफेक्टिव है, तो 3 आपने डिफेक्टिव ले लिए। देखो पहले तो 4 डिफेक्टिव है, 6 नॉन डिफेक्टिव, हमें टोटल 6 लेना है, तो हमने 3 डिफेक्टिव ले लिए, तो 3 क्या लेंगे, नॉन डिफेक्टिव। 6 में से 3 नॉन डिफेक्टिव लेंगे। सिमिलरली 4 डिफेक्टिव लेना है। एक्स किसको माना है, नंबर ऑफ डिफेक्टिव आर्टिकल। ओके, तो टोटल तो 6 लेना था, तो 10 में से 6 कोई भी, ये तो टोटल नंबर ऑफ वेज हो गए। अब 4 डिफेक्टिव लेना है, तो 4 में से 4 डिफेक्टिव लेने का तरीका 4C4 दैट इज 1, और बच्चे कितने, 2 क्या ले लें हम, नॉन डिफेक्टिव। इसको कैलकुलेट कर लो, तो ये वैल्यू हो जाएगी, डिनोमिनेटर में तो 10 से 6 आ गया, तो 10 9 8 7 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, 4 3 2 1, तो ये कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो गया, ये 3 बचा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो गया 4 इंटू ये हो जाएगा 20 प्लस ये हो जाएगा 15, तो 80 प्लस 15 95 अपॉन में ये हो गया 10 इंटू 7 इंटू 3 21। अब 5 से गया तो ये बचा 2, और ये चला जाएगा 5 से, है ना, तो 1 और 9, तो ये वैल्यू आ गई 19 अपॉन में 42। कोई दिक्कत भाई, 19 अपॉन में 42। इसको आप 1 माइनस करना चाहो, 1 माइनस आर्टिकल 1 माइनस जो लॉट है वो एक्सेप्टेड हो गया, मतलब 1 माइनस 0 डिफेक्टिव माइनस 1 डिफेक्टिव माइनस 2 डिफेक्टिव, वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4 में देखो क्या है, 8 प्लेयर्स P1 P2 P3 P8 play a knockout tournament. It is known that wherever the players PI and PJ play, the player PI will win if I is less than J. Okay. Assuming that the players are paired at random in each round, what is the probability that the player P4 reaches the final? Okay. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे बोला गया है कि आपके पास 8 प्लेयर्स है, P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8, और आपको एक इंफॉर्मेशन दे रखी है कि PI और PJ में कौन जीतेगा, जिसकी वैल्यू I लेस देन J है तो PI जीतेगा, मतलब जिसका लोअर सबस्क्रिप्ट छोटा है वो जीत रहा है। ठीक है, तो P1 और P2 में लोअर सबस्क्रिप्ट किसका छोटा है, 1 का, मतलब P1 जीते। P1 P2 में कौन जीतेगा, P1। P2 P3 में कौन जीतेगा, P2। अब आप बात करो कि P1 P3 में कौन जीतेगा, तो P1 ही जीतेगा। अब ऐसे समझो कि P2 P3 से जीत रहा है, P1 P2 से जीत रहा है, तो P1 P3 से भी जीतेगा। बात समझ में आ गई, मतलब जिसका कम नंबर वो जीतेगा। बात समझ में आ गई। उसने क्या बोला है कि PJ में PI जीतेगा वेयर I इज लेस देन J, मतलब लोअर सबस्क्रिप्ट जो है I और J है प्लेयर्स में, तो जिसका छोटा है वो जीतेगा, मतलब वो ज्यादा टैलेंटेड है या जो भी बोल दो आप। ठीक है, ये आपको दे रखा है रैंडमली, ऐसा नहीं कोई भी जीत जाएगा। बात समझ में आ गई। ये मान लो कि आपका ये प्लेयर ABD है और ये कौन है, डिंडा। समझ रहे हो, बैटिंग की बात कर रहा हूं मैं, वैसे बॉलिंग की बात करोगे तब भी ABD जीतेगा। ठीक है, बैटिंग ऑर्डर की मैं बात कर रहा हूं, समझ में आ गया। तो ऐसे P3 P4 में P3 जीतेगा, P4 जीतेगा, P5 जीतेगा, P6 जीतेगा और P7 जीतेगा। क्या ये बात समझ में आ गई, मतलब 8 प्लेयर्स में P1 सबसे पहले जीतेगा, किसी के साथ भी मैच करवा दो, क्योंकि और जैसे आप P3 और P2 में मैच करवा दो, कौन जीतेगा, P2। अब सिमिलरली ऐसे P4 और P8 में मैच में करवा दूं तो कौन जीतेगा, P4। जिसका ये छोटा नंबर वो जीतेगा। ये बात समझ में आ गई। अब आपसे पूछा गया है कि अब इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ कि P4 जो प्लेयर P4 है वो आपका फाइनल में जा रहा हो, क्या हो रहा हो, फाइनल में जा रहा हो। क्या ये बात समझ में आ गई। ठीक है, अब यहाँ पर 8 प्लेयर्स है, 2 प्लेयर को रेंडमली सेलेक्ट किया जा रहा है। ध्यान से समझना क्या होगा, टोटल 8 प्लेयर है, तो पहले राउंड में कितने गेम होंगे, 4, 2 एक साथ, फिर 2 फिर 2 फिर 2, तो 2 के कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 4, मतलब 2 प्लेयर के कितने गेम होंगे, 4 गेम होंगे। कॉम्बिनेशन छोड़ दो, 2 प्लेयर के कितने गेम होंगे, 4 गेम होंगे, 2 2 2 2 4।
तो पहले आपके पास कितने हैं? 8। ध्यान से सुनिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 प्लेयर है। फिर नेक्स्ट राउंड में कितने जाएंगे? 1 2 3, वो कोई भी प्लेयर हो सकता है, 4। फिर नेक्स्ट राउंड में कितने जाएंगे? 2। फिर नेक्स्ट राउंड में 2। तो ये आपका फाइनल मैच हो गया क्या? तो यहां पर आपसे बोला गया है कि P4 इस राउंड तक आना चाहिए। क्या ये बात समझ में आ गई? आपसे क्या बोला गया है कि इस राउंड में P4 जाना चाहिए। ये बात समझ में आ गई? मतलब पहले 8 का मैच करवाया, उसमें फिर नेक्स्ट राउंड में कितने जाएंगे? 4, क्योंकि 4 हारेंगे 4 जीतेंगे। और फिर उन 4 का मैच करवाया, फिर 2 प्लेयर जाएंगे, तो यही आपका फाइनल खेलेंगे। फिर यहां पर क्या हो जाएगा? जो प्लेयर नेक्स्ट आएगा वो क्या हो गया? विनर। तो उसने बोला है कि फाइनल में P4 जाए, यही बोला है। देखो, P4, द प्रोबेबिलिटी दैट द प्लेयर P4 रिचेस द फाइनल। ठीक है, तो हमें P4 को यहां पहुंचाना है। यहां तक क्लियर? ठीक। ओके, ध्यान से सुनिएगा। तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे टैकल करेंगे वो देखो। आपके पास टोटल 8 प्लेयर्स है, 8 प्लेयर्स। हम क्या करें कि 8 प्लेयर को 2 ग्रुप बना दिए। 8 प्लेयर में 2 ग्रुप बना दिए, एक में 4 प्लेयर रखे, दूसरे में भी 4 प्लेयर रखे। क्या किया हमने? पूरी जो आपके प्लेयर्स है सभी के 8 प्लेयर है, तो हमें 2 ग्रुप बना दिए, 4 प्लेयर के और 4 प्लेयर के। इधर से सभी का आपस में मैच करवा दिया, तो एक ही विनर निकलेगा। 4 प्लेयर है, उनके आपस में मैच करवाए, तो एक प्लेयर बाहर निकलेगा, मतलब जीत के इसमें जो शहंशाह निकलेगा वो तो एक ही निकलेगा ना। ऐसे इधर से भी एक बाहर निकलेगा, तो इन दोनों का आपस में मैच करवाओ, तो ये क्या यही फाइनली होगा क्या हमारा? आगे बात समझ में? अब किसी एक ग्रुप में हमें P4 को निकालना है बाहर। तो यदि इसमें P4 है, ध्यान से सुनिएगा, इसमें यदि P4 है और P4 को जिताना है, तो इसके साथ हमें जो प्लेयर रखना है वो इससे कमजोर रखना पड़ेगा, या इससे जो वीक प्लेयर है उनको रखना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आ गई? यदि आपको P4 को यहां से जिताना है, तो इसके साथ जो 3 प्लेयर होंगे, 4-4 के बना रहे हैं ना, तो एक तो P4 आ गया, बचे 3, तो वो जो 3 प्लेयर होंगे, क्या इससे कमजोर प्लेयर होना चाहिए क्या? तभी P4 आपका जीतेगा। जैसे मान लू इस ग्रुप में प्लेयर P1 को ले लूं, तो P1 का मान लो और कोई एक प्लेयर ले लिया P8, तो P1 जीतेगा। बट P1 का और P4 का जब भी मैच होगा तो वो कहीं ना कहीं हारेगा जरूर। बोलो, मतलब इससे बेस्ट प्लेयर जो है, P4 से बेस्ट प्लेयर कौन कौन से? P1 P2 P3। तो इन 3 प्लेयर में से कोई भी एक आ गया, 2 आ गए, तीनों आ गया, तो P4 कभी भी उस ग्रुप से जीत के नहीं निकलेगा, कहीं ना कहीं वो हार जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो यहां पर आपके पास ऑप्शन है कि जो 3 प्लेयर हो, वो 3 प्लेयर P5 P6 P7 और P8 में से कोई भी हो जाए। तो इनमें से 3 प्लेयर कोई भी हम ले लें, मान लो वो ले लिया मैंने P5 P6 और P8 ले लिया। P4 का किसी के साथ भी हो जाए, मान लो P8 के साथ मैच हो गया, तो कौन निकलेगा? P4। P5 P6 का मैच हो जाए तो कौन निकलेगा? P5। अब इन दोनों का मैच करवाओ तो P4 ही जीतेगा, क्योंकि यहां पर जिसकी वैल्यू कम है वो जीतेगा, ये दे रखा है उसमें। क्या ये बात समझ में आ रही है? पर जैसे ही मैं यहाँ पे मान लो एक बार फिर से समझा देता हूँ, P2 ले लूं, तो P2 का किसी के साथ भी खिलाऊं या P4 के साथ खिलाऊं तो P2 ही जीतेगा, तो वहां से विनर P2 निकलेगा। यदि P2 लूं एक और बाकी सब इधर से ले लूं तो, है ना? समझ में आ गई बात? तो हमने 2 ग्रुप बना लिए, ठीक है। तो यहाँ फेवरेबल केस कितने हो गए कि इन 4 प्लेयर में से हम कोई भी 3 ले लें। तो 4 में से कोई भी 3 लेने का तरीका ये। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ मैचेस P4 के हमें कितने लेना था? 3। तो टोटल नंबर ऑफ केसेस में से तो P4 के अलावा कितने प्लेयर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 में से कोई भी 3 ले सकते थे आप। अरे भाई, जो ग्रुप बना रहे हो इसमें हमें 3 प्लेयर चाहिए थे, तो P4 के छोड़ के कितने बचे? 7। तो उन 7 में से 3 कोई भी ले सकते हो आप, बट हमें उसको जिताना है तो इन 4 में से लेना पड़ेगा, तो वो फेवरेबल हो गया। टोटल 7C3 हो गया, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लो, ये हो गया 4 और ये हो गया 7 6 5।
अपॉन में 3 फैक्टोरियल, तो ये कैंसिल हो गया, तो ये वैल्यू आ गई 4 अपॉन में 35। दूसरे तरीके से जाना चाहते हो तो जा सकते हो बिल्कुल, ठीक है। सो आंसर इज 4/35, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे बोला गया है अ शिप इज फिटेड विथ 3 engines E1, E2, E3. The engines function independently of each other with respective probabilities half, 1/4 and 1/4. Okay, independent दे रखा है। For the ship to be operative, at least 2 of its engine must function. तो कम से कम 2 इंजन चलेंगे तभी आपकी शिप चल पाएगी। Let X denote the event that ship is operational and let X1, X2 and X3 respectively the events that the engines E1, E2 and E3 are functioning. Then find probability of X1 dash given X. तो X1 क्या बोला है कि इंजन X1 इंजन E1 ऑपरेट कर रहा है। तो X1 डैश का मतलब क्या हुआ कि इंजन E1 जो इंजन 1 है E1 वो ऑपरेट नहीं कर रहा है, उसका कॉम्प्लीमेंट बोला है, वो ऑपरेट नहीं कर रहा है। एंड इट इज गिवन दैट शिप इज ऑपरेटिंग। ये समझ में आ गया। तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ X1 डैश इंटरसेक्शन X अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ X। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ X किसको बोला गया है कि आपका शिप जो है ऑपरेट कर रहा है, और उसको ऑपरेट होने के लिए क्या 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 चाहिए कि कम से कम 2 इंजन ऑपरेट करे, ये बोला गया। अरे समझ में आ रहा है ना, कम से कम 2 इंजन ऑपरेट करे। तो 2 इंजन कम से कम 2 ऑपरेट करना चाहिए। तो वो क्या हो सकता है, E1 E2 ऑपरेट करे, E3 ऑपरेट ना करे, E1 और E3 ऑपरेट करे और E2 ऑपरेट ना करे, ये हो सकता है। या फिर E1 ऑपरेट ना करे, E2 E3 हो सकता है। और एक और केस, तीनों के तीनों ऑपरेट करे तो भी चल जाएगा। तीनों के तीनों, उसने बोला कि कम से कम 2 इंजन ऑपरेट करना चाहिए। तो एग्जैक्टली 2 ये वाले केस हो गए, और तीनों के तीनों ऑपरेट करें तो भी चल जाएगा। तो इन केसेस में आपका शिप ऑपरेटिंग कंडीशन में रहेगी, ठीक है। अब न्यूमरेटर में आपसे क्या बोला है कि शिप आपकी ऑपरेट कर रही है बट इंजन 1 ऑपरेट नहीं कर रहा है। एक्स का मतलब ये क्या, इंटरसेक्शन का मतलब होता है दिस एंड दिस। तो इंजन 1 ऑपरेट नहीं कर रहा है एंड शिप ऑपरेट कर रही है। तो कौन सा केस ऊपर रख देंगे हम, इंजन 1 ऑपरेट नहीं कर रहा है मतलब ये वाला केस ऊपर रख देंगे। बेस थ्योरम मतलब शिप ऑपरेटिंग है बट आपसे पूछा गया है कि यदि शिप ऑपरेट है तो आप तो ये बताओ, उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ कि इंजन 1 ऑपरेट नहीं कर रहा है। तो ये वाला पोर्शन ऊपर, बस अब इसको कैलकुलेट कर लो। तो इंजन 1 की प्रोबेबिलिटी हाफ, इंजन 2 की प्रोबेबिलिटी 1/4, इंजन 3 ऑपरेट नहीं कर रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 3/4 प्लस इंजन 1 ऑपरेट कर रहा है, इंजन 2 ऑपरेट नहीं कर रहा है, इंजन 3 ऑपरेट कर रहा है, प्लस इंजन 1 ऑपरेट नहीं कर रहा है तो 1 माइनस हाफ ही होगा। इंजन 2 ऑपरेट कर रहा है, इंजन 3 ऑपरेट कर रहा है, तीनों के तीनों ऑपरेट कर रहे हैं तो हाफ 1/4 न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, ये वाला केस जब इंजन 1 ऑपरेट नहीं कर रहा है, इंजन 2 ऑपरेट कर रहा है, इंजन 3 ऑपरेट कर रहा है। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर 4 × 4 × 2 दैट इज 32, ये कैंसिल हो जाएगा। न्यूमरेटर में क्या बचेगा 1 अपॉन में 3 + 3 6 + 1 7 + 1 8। So this is your answer. Now question number 6. 6 में देखो क्या बोला है, an urn contains m green and n red balls, k less than m and n. Balls are drawn and laid aside, their color being ignored. Then one more ball is drawn, then the probability that it is green. अच्छा, आपके पास इनिशियली बॉक्स में एम ग्रीन बॉल है और स्मॉल एम रेड बॉल है, ठीक है। के बॉल निकाल रहे हैं और उनको साइड में रख दिया। अब इस प्रोसेस के बाद
ये समझना, ये आपको गिवन है कि के बॉल आपने इधर से निकाल दी, तो कितनी बॉल बची होगी फिर, वो बची होगी टोटल कितनी थी, m प्लस n थी यहाँ पर, तो अब कितनी बची, m प्लस n माइनस के। तो ये के बॉल निकालने के बाद फिर ग्रीन बॉल आने की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है आपसे, बात समझ में आ गई। तो अब यहाँ देखो कि इन के बॉल में नंबर ऑफ ग्रीन बॉल के में से कुछ ना हो, ये भी चल सकता है, या एक ग्रीन हो, दो ग्रीन हो, तीन ग्रीन हो, या सारी की सारी ग्रीन हो। बची कुछ क्या हो जाएगी, रेड। जैसे मैं 5 ग्रीन लूं तो बाकी के माइनस 5 क्या हो जाएगी, रेड बॉल। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो आपसे क्या पूछा गया है, ये समझ में आ जाना चाहिए आपको। आपसे पूछा गया है कि के बॉल इधर से निकाल ली, जितने भी पॉसिबल केसेस है, उसके बाद आप इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ कि नेक्स्ट बॉल जो निकलेगी वो आपकी ग्रीन बॉल होनी चाहिए। बेस्ट थ्योरम। तो सबसे पहले के बॉल निकालने का नंबर ऑफ बेस, तो ठीक है, वो नीचे आ जाएगा, और ऊपर कौन सा पोर्शन चला जाएगा, ऊपर कौन सा चला जाएगा के, जब नेक्स्ट बॉल में हम नेक्स्ट ड्रॉ में क्या निकाल रहे हैं हम, ग्रीन बॉल। आगे बात समझ में। तो सबसे पहले सुनना ध्यान से। तो सबसे पहले तो आप देखो कि के जो बॉल है, जो के बॉल आप इससे निकाल रहे हो, उसमें क्या हो सकता है कि एग्जैक्टली 0 ग्रीन बॉल, मतलब कोई भी ग्रीन बॉल ना हो, या फिर क्या हो सकता है 1 ग्रीन बॉल, या 2 ग्रीन बॉल, या 3 ग्रीन, या के ग्रीन बॉल हो जाएगी। अच्छा 0 ग्रीन बॉल बोलिए तो रेड कितनी हो जाएगी, के इधर के माइनस 1, इधर के माइनस 2, के माइनस 3, ऐसे इधर 0 रेड बॉल। क्या ये समझ में आ रहा है? ये जो नीचे लिखा है वो नंबर ऑफ रेड बॉल, ऊपर जो लिखा है नंबर ऑफ ग्रीन बॉल है, दोनों का सम क्या होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो ये सब प्रोसेस होने के लिए मान लो हमने आर ले लिया कि नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स कितनी है, स्मॉल आर। तो के में से नंबर ऑफ ग्रीन बॉल क्या ले ली हमने, आर। तो बची कुची के माइनस आर क्या हो जाएगी आपकी, रेड बॉल। ठीक है, तो आप देखो, तो ये प्रोसेस होने का नंबर ऑफ वेज, तो टोटल कितनी थी, एम ग्रीन बॉल है, तो उसमें से हमें कितनी सेलेक्ट करनी है, आर ग्रीन बॉल। एम में से कितनी ग्रीन बॉल सेलेक्ट करनी है, आर, और फिर रेड बॉल कितनी सेलेक्ट करनी है, के माइनस आर। तो एम में से के माइनस आर आपको कौन सी बॉल सेलेक्ट करनी है, के माइनस आर। और टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हो जाएंगे कि एम प्लस एन बॉल में से कितनी सेलेक्ट करनी थी आपको, के। क्या ये बात समझ में आ गई? अब इसमें मैं समेशन लगा दूं कि आर 0 से लेके के तक, तो आपका काम हो गया। आर कहां से कहां तक ले रहे हैं हम, 0 से लेके एन तक। अच्छा उसने ये दे रखा है कि के जो है वो एम से भी छोटा है और एन से भी छोटा है, मतलब जो नंबर ऑफ बॉल्स निकाल रहे हैं वो नंबर ऑफ ग्रीन बॉल और रेड बॉल जो दे रखी है उससे कम ही बॉल निकाल रहे हैं, मतलब सारी की सारी ग्रीन, सारी की सारी रेड बॉल आ सकती है, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप समझना। तो ये हमने क्या निकाल लिया, एक इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल ली कि वो सारे केसेस इसी में आ गए। आर आप 0 रखोगे तो ये केस बन जाएगा, आर 1 रखोगे तो ये केस, आर के रखोगे तो ये वाला केस आ जाएगा। तो जितने भी केसेस है वो सब इसी में आ गए क्या। और ये तो टोटल नंबर ऑफ केसेस, टोटल नंबर ऑफ केसेस क्या होंगे, एम प्लस एन में से आपको कितनी बॉल सेलेक्ट करनी है, के। बात समझ में आ गई? तो ये तो आपका प्रोसेस हो गया कि के बॉल निकालने का। अब आपसे इसने आगे बढ़ के क्या पूछा है कि अब नेक्स्ट बॉल ग्रीन आनी चाहिए, ये आपसे पूछा गया है। तो इबेस थ्योरम, सबसे पहले तो क्या करेंगे हम, डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे, इसको 1 मिनट के लिए भूल जाओ। डिनोमिनेटर में आप क्या लिखोगे कि के बॉल निकालने का नंबर ऑफ बेस, तो के बॉल निकालने का नंबर ऑफ बेस यही होगा, एम सी आर एन सी के माइनस आर होल डिवाइडेड बाय एम प्लस एन सी के, आर 0 से लेके के तक। क्या ये बात समझ में आ रही है? इसको 1 मिनट के लिए भूल जाओ। ये आपका हो गया कि के बॉल निकालने का तरीका। तो आपके दिमाग में आता है कि के बॉल निकालना है तो वो कितनी रेड और कितनी ग्रीन, तो वो सब कुछ इसी में आ गया ना। ये लिखो, ये लिखो, बात समझ में आ गई। 1 मिनट इसको भूल जाओ। ठीक है, तो आपने ये तो हो गया कि के बॉल निकाल ली। अब के बॉल निकालने पर ये आगे उसने ये पूछा है नंबर ऑफ बॉल्स कितनी बची बॉक्स में, के बॉल तो निकल गई, बची कितनी, एम प्लस एन माइनस के। अब इसमें नेक्स्ट बॉल जो हो वो ग्रीन हो उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो के बॉल निकालने, उसको नीचे लिख दिया, और ऊपर न्यूमरेटर में क्या लिखेंगे, बेस थ्योरम लगा रहे हम, न्यूमरेटर में क्या लिखेंगे
कि नेक्स्ट बॉल जो है ग्रीन हो। तो आर केस के लिए आपने कितनी ग्रीन बॉल निकाल ली, आर तो बची, ग्रीन बॉल कितनी बची होगी इसमें, वो बची होगी एम में से आर ग्रीन बॉल चली गई। तो रेड बॉल कितनी बची होगी, चलो उससे मतलब भी नहीं हमें, तो ग्रीन बॉल कितनी बची होगी यहाँ पर, एम माइनस आर ग्रीन बॉल बची है। क्या ये समझ में आ रहा है? क्योंकि भाई हर केस में हम आर को क्या बोले, नंबर ऑफ ग्रीन बॉल, तो इसमें से आर ग्रीन बॉल चली गई तो बची कितनी एम में से, एम माइनस आर। अब तो नेक्स्ट बॉल जो आपको सेलेक्ट करनी है वो ग्रीन बॉल हो, तो एम माइनस आर अपॉन में टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है, एम प्लस एन माइनस के। क्या ये समझ में आ गया? तो यहां तक तो ये क्या था, इतना वाला पोर्शन ये क्या था कि के बॉल में आर ग्रीन हो और बाकी बची कुछ रेड हो, समेशन से सारे केस आ गए, ठीक है। अब उसने बोला है कि नेक्स्ट बॉल भी ग्रीन होनी चाहिए। जैसे ये वाला केस लूं मैं, कोई भी ग्रीन बॉल नहीं निकली तो फिर नेक्स्ट ग्रीन बॉल निकालने का तरीका क्या होगा, यहाँ पर ग्रीन बॉल तो एम की एम बचेगी, तो एम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ बॉल, तो आर को आप 0 रख दो, तो वाला केस आ गया। जैसे 3 ग्रीन बॉल निकाल दी तो बची कितनी, अब एम माइनस 3, तो आर को 3 रख दो, तो एम माइनस 3 ग्रीन बॉल टोटल कितनी रहेगी, हमेशा एम प्लस एन माइनस के निकाल रहे हो, टोटल बॉल्स कितनी रहेगी। क्या ये आपसे पूछा गया है क्या? यदि ये समझ में आ गया तो आगे तो ये पूरा बाइनोमियल का आपका कैलकुलेशन है, यहाँ प्रोबेबिलिटी खत्म हो गया, ठीक है। आगे दिक्कत यदि आ रही तो बाइनोमियल की आपकी दिक्कत, प्रोबेबिलिटी इतना पोर्शन खत्म हो गया बस, ठीक है। अब ध्यान से देखो तो ये वैल्यू 1 है, कैसे, चलो इसको हम इधर लिखते हैं, ओके। समेशन ऑफ आर 0 से लेके के तक, ये लिखा हुआ है एनसीआर, और यहाँ है एम माइनस आर। तो एक काम करो, इस एम माइनस आर को हमने सामने लिखा, और डिनोमिनेटर में क्या चल रहा है, एम प्लस एन माइनस के, इसको सामने लिख दिया। और एम सी आर को हमने लिखा एम सी एम माइनस आर, लिख सकते हैं ना, एम सी आर इज इक्वल टू एम सी एन माइनस आर, वही किया है। ऐसा क्यों किया, अभी समझ में आएगा। ये हो गया एम सी के माइनस आर, और डिनोमिनेटर में है एम प्लस एन सी के, एम प्लस एन सी के। इस के को इधर भी हमने वो लगा दिया, एन सी आर इज इक्वल टू एम सी एन माइनस आर, तो ये हो जाएगा, के की जगह पे लिख सकता हूं एम प्लस एन माइनस के, ठीक है, ओके। डिनोमिनेटर में क्या चल रहा है, ये समेशन ऑफ आर 0 से लेके के तक एम सी आर और एन सी के माइनस आर, के माइनस आर, यहां पर सम कांस्टेंट चल रहा है। अच्छा, ये समेशन से बाहर निकाल सकता हूँ कि समेशन आर पे है, ये तो एम और एम एन और के तो कांस्टेंट है आपका, तो ये हो जाएगा एम प्लस एन सी के। आगे समझना, सबसे पहले मैं डिनोमिनेटर, मैंने बोला कि ये 1 होगा। 1 क्यों होना चाहिए, क्योंकि आप के बॉल निकाल रहे हो तो उसमें 0 ग्रीन होगी, या 1 ग्रीन, 2 ग्रीन, 3 ग्रीन, या सारी की सारी ग्रीन, तो सारे केस आ गए क्या, तो उसकी प्रोबेबिलिटी एक ही 1 होगी, ठीक है। आप कैलकुलेशन वाइज भी देख सकते हो, 1 ही आएगा। कैसे आएगा, अब देखो यहाँ पर सम कांस्टेंट चल रहा है, लोअर स्क्रिप्ट का सम कांस्टेंट है, तो डिफरेंस कांस्टेंट बना सकते हैं क्या, तो बिल्कुल बना सकते हैं। इसको मैंने लिखा m माइनस आर। अब देखो यहाँ पर डिफरेंस कांस्टेंट हो गया। अब ध्यान रखना कि k बड़ा है m और n से, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या लेंगे हम, k माइनस m। तो डिनोमिनेटर पहले सॉल्व करें, फिर न्यूमरेटर सॉल्व करेंगे। तो इधर डिनोमिनेटर में क्या चल रहा है, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में चल रहा है ये, ठीक है। अब इधर समेशन हम बात करें, सारे टर्म है मिनिमम से मैक्सिमम, आर 0 से लेके कहां तक था आपका, के तक, तो सारी वैल्यूज आ रही आर 0 से लेके के तक, तो सभी सारी वैल्यूज अवेलेबल है यहाँ पे, ठीक है। अब 1 प्लस एक्स पावर एम, 1 प्लस एक्स पावर एन, वहां से कॉफिशिएंट से भी कर सकते हो, बट डायरेक्ट हम कर रहे हैं, ठीक है। जो याद है ना कि लोअर स्क्रिप्ट का डिफरेंस यदि कांस्टेंट होता तो कैसे करते हैं, तो डिफरेंस कितना आ गया, के माइनस एन, तो इसका सम हो जाएगा एम प्लस एन, अपर जो सबस्क्रिप्ट है इन दोनों का सम सी। अब इधर किधर ज्यादा है, ये वाला ज्यादा है, मतलब दिस माइनस दिस किया है ना, तो इसका अपर है सबस्क्रिप्ट ये एन माइनस डिफरेंस ए के माइनस, आता है ना, ये तो समझ में आया, ठीक है। अब हमने इसको ऐसा लिखा था, क्यों लिखा था, देखो ये हो जाएगा समेशन ऑफ आर 0 से लेके के तक। अब इसमें रिडक्शन फॉर्मूला लगाया ताकि ये गायब हो जाए, तो ये लिखा हुआ एम माइनस आर
और इसको लिखा m अपॉन में m माइनस आर, और ये हो जाएगा m माइनस वन सी m माइनस आर माइनस वन। कोई दिक्कत समझने में? इसमें रिडक्शन फॉर्मूला लगाया, ठीक है, और इसको ऐसे रहने दिया एन सी के माइनस आर। डिनोमिनेटर में क्या चल रहा है? इसके डिनोमिनेटर में m प्लस एन माइनस के, तो इधर भी रिडक्शन फॉर्मूला लगा दिया, तो ये हो गया m प्लस एन अपॉन में m प्लस एन माइनस के, तो इधर बचेगा m प्लस एन माइनस वन सी m प्लस एन माइनस के माइनस वन। इधर भी रिडक्शन, इधर भी रिडक्शन, ठीक है। अब ये देखो ये क्या हो गया, m प्लस एन सी m प्लस एन माइनस के, और ये भी वही लिखा हुआ है, तो ये पूरी वैल्यू कैंसिल होके वन आ गई क्या? ये जो मैं भाई बोल रहा था कि डिनोमिनेटर आपका वन होगा, क्यों होगा? आप कंसेप्ट में समझ सकते हो कि जैसे मैंने बोला कि के बॉल निकाल रहे तो क्या क्या हो सकता है, जीरो रेड के रेड, जीरो ग्रीन के रेड, ये हो सकता है वन ग्रीन के माइनस वन रेड, ये सारे केस हो सकते हैं। इसके अलावा और कोई केस बच रहा है क्या? तो प्रोबेबिलिटी इन सब केस आने की वन ही होगी। वैसे देख सकते हैं, कैलकुलेशन वाइज देख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम ये निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर देखो समेशन आर जीरो से लेके के तक, ये एम माइनस आर कैंसिल हो गया, ये एम प्लस एन माइनस के कैंसिल हो गया, तो अब बचता है न्यूमरेटर में m, इधर बचता है m माइनस वन सी। यहाँ पर डिफरेंस कांस्टेंट चल रहा है, बिल्कुल बहुत बढ़िया है, एन सी के माइनस आर होल डिवाइडेड बाय ये पूरी कहानी, दैट इज m प्लस एन, ये हो गया m प्लस एन माइनस वन सी, m प्लस एन माइनस के माइनस वन। इसको ऐसे लिखो या और कई तरीके से लिख सकते हो। तो ये m तो बाहर आ गया समेशन के, ठीक है, ये m को मैंने एक मिनट के लिए बाहर लिख दिया। अब यहां देखो, यहां भी r जीरो से लेके कहां तक जा रहा है, k तक। हाँ, तो सारे टर्म है, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहां देखो डिफरेंस कांस्टेंट चल रहा है, और डिफरेंस कितना चल रहा है, वो चल रहा है आपका k माइनस एम प्लस वन के बराबर। इसको इससे माइनस करेंगे ना, k बड़ा है ध्यान रखना, तो इसको इससे माइनस किया तो आर आर कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा k माइनस एम प्लस वन। तो इसका समेशन फिर से जैसे हमने ये फॉर्मूला लगाया था यहाँ पर, वैसे ही आपको पता होना चाहिए यार, है ना, यहाँ बता नहीं सकते कैसे आता है ये। m माइनस एन प्लस एन सी, किधर से हमने माइनस किया, इसको पहले लिया तो ये आएगा माइनस डिफरेंस जो है वो, होल डिवाइडेड बाय क्या चल रहा है, m प्लस एन माइनस वन सी m प्लस एन माइनस के माइनस वन। अब ये देखो ये कहानी सेम लिखी हुई है क्या, तो ये और ये पूरा कैंसिल हो गया, तो आपकी वैल्यू आ गई m अपॉन में m प्लस एन। सो दिस इज योर आंसर। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि k इंडिपेंडेंट है, आप कितनी भी बॉल निकालो उससे इसकी प्रोबेबिलिटी पे फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, ओके। आगे बढ़ते हैं, नाउ क्वेश्चन नंबर 7, and two n digit number starts with 2 and all its digits are prime, then the probability that the sum of all two consecutive digits of the number is prime। अच्छा ठीक है भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे कितने नंबर है ये, 2n प्लेसेस है आपके पास, कितनी प्लेसेस है, 2n प्लेसेस, ठीक है। 2n डिजिट नंबर है ना, तो 2n प्लेस हो गई। अब हमें 2n डिजिट का नंबर बनाना है। स्टार्ट विथ 2, मतलब ये वाला नंबर आपका 2 है, ठीक है। एंड ऑल इट्स डिजिट्स आर प्राइम, तो प्राइम डिजिट कौन कौन से होते हैं भाई, एक तो होता है 2, एक होता है 3, एक होता है 5 और एक होता है 7। ये 4 प्राइम डिजिट है आपके पास, 2 3 5 7। then the probability that the sum of all two consecutive digits of the number is prime। अच्छा, मतलब दो कंसेक्यूटिव डिजिट का हम सम ले तो वो भी प्राइम आना चाहिए, तो वो कब पॉसिबल है, आपको ये 4 डिजिट लेना है आगे के लिए। पहला डिजिट उसने बोला है 2। अच्छा, तो सबसे पहले तो टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने होंगे, टोटल कितनी प्लेसेस है, 2n, तो एक प्लेस तो चली गई है, तो यहां से यहां तक कितनी बची, 2n माइनस 1। तो हर एक प्लेस के लिए कितनी पॉसिबिलिटी है, इन 4 में से कोई भी हो सकता है, इन 4 में से कोई भी 4 4 4 4 कितनी बार 2n, तो 4 4 कितनी बार आएगा, 2n माइनस 1 टाइम्स। तो ये तो आ गया टोटल नंबर ऑफ केसेस।
फेवरेबल केसेस में आपसे क्या पूछा गया है कि दो कंसेक्यूटिव डिजिट्स का सम भी एक प्राइम हो, तो वो क्या क्या हो सकता है। जैसे मैं 2 का 3 के साथ सम करूं तो 5 आ रहा है, ये चलेगा आपका केस, मतलब 2 और 3। 2 का 5 के साथ लूं मैं सम, तो ये कितना आ रहा है 7, तो ये भी चलेगा। 2 का 7 के साथ लूं तो वो सम कितना हो गया 9, तो ये नहीं चलेगा क्योंकि 9 प्राइम नहीं है। ऐसे 3 5 लूं तो 8 नहीं चलेगा, 3 7 10 नहीं चलेगा, 5 7 12 नहीं चलेगा। तो आपके पास दो केसेस है कि एक 2 हो जाए, एक 3 हो जाए, और एक 2 हो जाए और एक 5 हो जाए। मतलब कंसेक्यूटिव डिजिट्स में एक 2 3 हो या फिर 2 5 हो, ये समझ में आ गया। तो यहां से मैं बोलूं कि यदि आगे वाला डिजिट है, यदि मैं 2 ले लूं तो दिक्कत हो जाएगी। अच्छा, सेम नंबर लूंगा, जैसे 3 और 3 ले लिया 6, कभी प्राइम बनेगा नहीं क्योंकि 2 का फैक्टर आएगा, प्राइम नहीं बनेगा ना कि सेम डिजिट भी ले लिया 2 बार। ठीक है, तो यहां पर आपके पास ऑप्शन है कि यदि सम आपको चाहिए, क्या प्राइम कंसेक्यूटिव 2 डिजिट्स का सम, मतलब इधर और इधर जो डिजिट आए उसका सम आपको प्राइम चाहिए, तो 2 के साथ क्या हो सकता है 3 या 5 हो सकता है। तो यहां पर ऑप्शन है आपके पास 3 या 5 हो जाए, तो 3 5 में से कोई भी आ गया। तो आगे 3 5 में कोई नहीं हो सकता, यहां पर फिर ये आपकी मजबूरी है कि 2 ही रखे, क्योंकि इन दो डिजिट्स का सम भी, यहां पर और यहां पर जो डिजिट आएगा उनका सम भी प्राइम चाहिए, क्योंकि उसने बोला है ना कि दो कंसेक्यूटिव डिजिट का सम प्राइम चाहिए। तो यहां आपको 2 चाहिए ही चाहिए। फिर आगे क्या होगा, ऐसे ही यहाँ 3 5 में से कोई भी हो सकता है, फिर यहां से 2 आपको चाहिए ही चाहिए, मतलब यहां भी आपको 2 चाहिए, यहां भी आपको 2 चाहिए। तो ऑड प्लेस पे क्या चाहिए आपको 2 2 2 2 2 2 2, और इवन प्लेस पे क्या चाहिए आपको 3 या 5 में से। तो जो टोटल 2n प्लेसेस है, मतलब इवन प्लेसेस है, तो उससे पहले वाली पर 2, तो हमने एक सब पर क्या रख दिया 2 2 2 रख दिया। ठीक है, तो बाकी बची हुई जगह कितनी बची, टोटल कितनी प्लेसेस है आपके पास 2n, और 2 कितनी जगह आ गया n प्लेसेस पे, तो बाकी n प्लेसेस पे 3 और 5 में से कोई भी हो सकता है। तो सभी पर दो दो ऑप्शन है, कितनी कितनी बार 2 2 2 2 कितनी बार लिखोगे आप n टाइम्स, तो ये आपका आंसर हो गया। अब इसको देख लो क्या आ गया ये, तो ये वैल्यू हो गई 2 पावर n अपॉन में, इसको लिखेंगे हम 2 पावर 4n माइनस 2, तो ये लिखा हुआ है 2 पावर n 2 पावर 4n अपॉन में 2 स्क्वायर, तो इधर चला गया 4, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया 4 अपॉन में 2 पावर 3n, एक पावर कैंसिल हो गया, एक पावर 4n माइनस n 3, सो दिस इज योर आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8 में क्या बोला है, a car is parked by an owner in a parking lot of 25 cars, okay, in a row including his car. Including his car, not at either end. On his return, he finds that exactly 15 placed are still occupied. The probability that the neighboring places are empty is okay. तो टोटल कितनी प्लेसेस है पार्किंग के लिए, वो है 25, 5 6 7 8 9 10 11 12, मान लो ये 25 टोटल पोजीशन है, कितनी है, मान लो पार्किंग का पार्किंग नंबर दे दिया 1 2 3 4 ऐसे 25 तक। ठीक है, अब क्या बोला गया है, अ कार इज पार्क्ड बाय एन ओनर इन अ पार्किंग लॉट 25 कार्स इन अ रो इंक्लूडिंग हिज कार। अच्छा, 25 में ऑनर की कार भी है। ठीक है, नॉट एट इधर एंड, ऑन हिज रिटर्न ही फाइंड्स एग्जैक्टली 15 प्लेसेस 15 exactly 15 places are still occupied. 15 places are still occupied. The probability that both the neighboring places are empty is okay. ठीक है भाई, तो ऑनर जो है इन 25 प्लेसेस में से इस पोजीशन और इस पोजीशन को छोड़ के कहीं भी पार्क कर सकता है। मान लो यहाँ पर ऑनर है, ठीक है, यहाँ पर ऑनर ने पार्क कर दिया, ठीक है, ये तो कर दिया। अब पार्क करने के बाद ऑनर फिर से आता है, वो देखता है कि अभी इन टोटल 25 पोजीशंस में से 15 पोजीशंस अभी भी ऑक्यूपाइड,
इन 25 प्लेसेस में से 15 प्लेसेस अभी भी ऑक्यूपाइड है, मतलब 15 ऑक्यूपाइड है, तो जो 10 है वो अभी भी वैकेंट स्पेस है, मतलब 10 जो है वैकेंट स्पेस है फॉर पार्किंग। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो आप इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ कि जो इसके साइड में पार्किंग है या नेबरहुड में जो पार्किंग स्लॉट है वो अभी भी खाली हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि 10 जो वैकेंट स्पेस है वो कितने तरीके से हो सकती है। तो एक तो भाई ऑनर की कार खड़ी होगी, अरे 25 कार्स में ही ऑनर की कार है। ठीक है, तो एक तो ऑनर की कार होगी, इसके अलावा कितनी प्लेसेस होगी 24, क्योंकि टोटल 25 थी, एक तो ऑनर की प्लेस हो गई, बची कितनी 24। तो उन 24 में से 10 जगह कौन सी खाली रह सकती है, वो कोई भी रह सकती है। तो 24 में से कोई भी हमने 10 प्लेसेस सेलेक्ट कर ली जो कि अभी खाली है। उसने इतना ही बोला है ना कि 15 प्लेसेस ऑक्यूपाइड है, समझ में आ रहा। तो 10 खाली हुई, तो वो 10 जगह कौन सी खाली होगी, वो इन 24। ऑनर की कार तो है ही वहां पर, अरे ऑनर पार्क करके गया, मान लो वो अपने रूम में गया, फिर वापस आके देख रहा है, मतलब जो कार थी वो तो पार्किंग में ही है। ऐसा नहीं कि कार को लेके गया फिर घूम के आ रहा है जब देख रहा है, कार मतलब वहीं खड़ी है, उसके बाद जब वो वापस आया तब उसने देखा। तो 24 प्लेसेस है ऑनर को छोड़ के, ऑनर की कार तो खड़ी हुई है, तो वो बोल रहा है कि अभी भी 10 जगह, क्योंकि ऑनर उसने क्या बोला है कि 15 अभी भी प्लेसेस ऑक्यूपाइड है, तो वो ऑनर की जो कार है, मतलब उसकी खुद की कार है, उसको मिला के वो बोल रहा है। ठीक है, तो 10 जगह खाली है, तो 10 जगह खाली कैसे रह सकती है, इन 24 में से एक तो हटा दिया, तो 24 में से 10 जगह खाली रहने का तरीका 24 सीट है। ठीक है, अब इसने आपसे क्या पूछा है, इसने पूछा है कि आप तो ये बताओ कि ये जगह और ये जगह भी खाली हो, इसकी प्रोबेबिलिटी, ये और ये जगह भी खाली हो इसकी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 10 वैकेंट स्पेसेस थी, अब हमें ये पता है, फेवरेबल केस की बात करो, हमें ये पता है कि ये और ये दोनों प्लेसेस भी खाली है, मतलब 10 में से ये 2 चली गई, तो बची कितनी 8 वैकेंट स्पेसेस हमें चाहिए। और कितने में से चाहिए, 1 2 3, ये 3 प्लेसेस चली गई, तो 25 में से 3 प्लेसेस चली गई, बची कितनी 22। तो 22 में से 8 वैकेंट स्पेस चाहिए आपको। 8 क्यों चाहिए, क्योंकि टोटल पहले तो 10 थी, बट आपसे बोला गया है कि ये ये दोनों प्लेसेस भी खाली हो, तो इन दोनों को हटा दिया, तो टोटल 10 वैकेंट स्पेस थी, 2 तो चली गई, बची कितनी 8, तो वो 8 इन तीनों को छोड़ के, मतलब 22 में से 8 कोई भी ले हो सकती है। ये फेवरेबल केस हो गया। अब इसको कैलकुलेट कर लो, तो ये वैल्यू हो जाएगी 22 21 हो गया। अच्छा, इसको हम थोड़ा ऐसा भी कर सकते हैं, रिडक्शन फॉर्मूला लगाया 24/10, फिर एक बार लगाया 23/9, फिर क्या बचा 22C8, ये कैंसिल हो गया। इसको सॉल्व कर लो, तो ये हो गया 10/24 इंटू 9/23, तो 3 8 4 5, तो 15 अपॉन में 90। सो ये आंसर इज 15 अपॉन में 92। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9 में क्या बोला है देखो, fair coin is tossed 9 times. Find the probability question number 9. A fair coin is tossed 9 times, then the probability that at least 5 consecutive heads occur. अच्छा, 5 consecutive heads occur. ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक,
तो सबसे पहले तो टोटल नंबर ऑफ बेस, टोटल नंबर ऑफ बेस कितने होंगे, 2 2 2 2 2 कितनी बार, 9 टाइम्स, 2 कितनी बार, 9 टाइम्स। ये तो हो गया आपके फेवरेबल केसेस। अब उसने क्या बोला है कि 5 कंसेक्यूटिव हेड चाहिए। तो 5 कंसेक्यूटिव हेड को कैसे हो सकते हैं कि सबसे पहले तो 5 के 5 पर हेड आ जाए, और उसने एटलीस्ट ही बोला है कि एग्जैक्टली बोला है, एटलीस्ट 5 कंसेक्यूटिव हेड्स अगर, तो पहले 5 हेड आ जाए, बाकी इधर हेड आए टेल आए, हेड टेल कुछ भी आए, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ हेड टेल कुछ भी हो सकता है, यहाँ भी कुछ भी हो सकता है, यहाँ भी कुछ भी हो सकता है, यहाँ भी कुछ भी हो सकता है, मतलब 2 पावर 4। और क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 5 कंसेक्यूटिव हेड चाहिए। तो मान लो यहाँ पर हमने अब हेड की जगह टेल ले लिया, तो फिर 5 कंसेक्यूटिव हेड आ जाए। इस टाइप के प्रॉब्लम हम कई बार कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर टेल आ जाए और फिर 4 के 4 हेड आ जाए, और इधर हेड टेल कुछ भी आ जाए। अच्छा, हेड टेल क्यों बोल रहे हैं, जैसे मान लो यहाँ हेड आ गया तो 6 कंसेक्यूटिव हेड हो जाएंगे, इधर टेल आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, फिर हेड आ गया तो 7 कंसेक्यूटिव हेड चल जाएगा ना, क्योंकि उसने बोला है कम से कम 5 कंसेक्यूटिव हेड हो, तो 6 7 8 9 चलेंगे। ओके, तो इधर आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 2 क्यूब प्लस 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मान लो इस पोजीशन पे टेल आ जाए तो फिर 4 कंसेक्यूटिव हेड आ जाए, तो बाकी ये जो 4 कंसेक्यूटिव, 4 या 5 बोला है, 5 बोला है ना, 5 के लिए हम कर रहे हैं, हाँ 5 ही बोला है, तो 4 और 1 5। तो अब इस पोजीशन पे और इस पोजीशन पे और इस पोजीशन पे हेड टेल कुछ भी आ सकता है, तो 2 2 2 2 प्लस 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इस पोजीशन पर टेल आ जाए तो ये 5 पोजीशन पर आपका क्या आ गया, हेड। तो इस पोजीशन पे इधर और इधर हेड टेल कुछ भी आ सकता है, तो 2 का क्यूब। अब ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 5 पोजीशन पर हेड आ जाए, यही बचेगा। मतलब यहाँ टेल लिया, अब यहाँ टेल ले ले, कितनी, 1 1 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया ना, इसलिए गड़बड़ हो रहा है। तो 4th पोजीशन पे आप टेल आ जाए और इधर 5 पे क्या आ जाए, हेड आ जाए। तो इन 3 पोजीशन पे कुछ भी आ जाए, तो ये कितना हो जाएगा, 2 का क्यूब। टोटल कितने केस हो गए आपके, 5, 3 और 2 5 5, ठीक। बात समझ में आ रही है ना भाई, ओके। अब देखो क्या होगा, क्या कोई केस रिपीट करेगा क्या, तो बिल्कुल नहीं करेगा। इधर 5 हेड, इधर 5 हेड लेता हूं तो कभी भी इधर कोई 5 हेड कंसेक्यूटिव आ ही नहीं रहे, तो कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ से 2 क्यूब कॉमन ले लिया तो बचा 2, और इधर बचेगा 1 1 1 कितनी बार, 4 बार, अपॉन में 2 पावर 9। तो ये हो गया 4 और 2 6, तो फिर 2 कॉमन आया तो 2 पावर 4 इंटू 3 अपॉन में 2 पावर 9, तो ये बचेगा 5। तो 3 अपॉन में 2 पावर 5 दैट इज 32। तो आंसर इज 3 अपॉन में 32। कोई दिक्कत समझने में? Now next question is 10. An urn contains M white and N black balls. A ball is drawn at random and is put back into the urn along with K additional balls of the same color as that of the ball drawn. A ball is again drawn at random, then the probability that the ball drawn now is the white. अच्छा, प्रोसेस क्या हो रहा है कि सबसे पहले तो आपके पास M व्हाइट बॉल है और N black balls. A ball is drawn at random and is put back into the urn along with K additional balls of the same color as that of the ball drawn. A ball is again drawn at random, then the probability that the ball drawn now is the white. अच्छा, ओके। तो अब यहाँ पर दो चीजें हो सकती है कि आप व्हाइट बॉल एक निकालो, तो एक व्हाइट बॉल निकाली आपने, तो अब बॉक्स में कितनी बॉल रखोगे, वो रखी जाएगी K+1 व्हाइट बॉल, क्योंकि उसने बोला है कि जो बॉल की, जिस कलर की बॉल निकली है उसके साथ हम K बॉल और उस बॉक्स में रखेंगे सेम कलर की। तो अब जो आपका कॉम्बिनेशन होगा बॉल्स का वो हो जाएगा, एक बॉल निकाली और K+1 रख दी, तो बची कितनी व्हाइट बॉल, M+K व्हाइट बॉल है होगी और N ब्लैक बॉल होगी। दूसरा केस कि आपने ब्लैक बॉल निकाल ली, तो आप कितनी ब्लैक बॉल रखोगे, एक तो जो निकाली और K उसके साथ, तो K+1। तो अब जो कॉम्बिनेशन आएगा बॉल्स का, तो व्हाइट बॉल तो इतनी रहेगी और ब्लैक बॉल कितनी हो जाएगी आपके पास,
एन प्लस के ब्लैक बॉल्स हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद इसमें ये पूछा है कि व्हाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी, यही बोला है ना क्वेश्चन नंबर 10, देन द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन नाउ इज अ व्हाइट। ओके, अब ये सब होने के बाद अब व्हाइट बॉल आए उसकी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो बस जैसे ट्री बनाते हैं ना उस हिसाब से ही क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो व्हाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी, तो एम अपॉन में एम प्लस एन, फिर व्हाइट बॉल आ गई, रखने का तो तरीका वो तो वही रख ही रहा है, उसका कोई नंबर ऑब्वियस नहीं होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि 100 बॉल में से कुछ के बॉल रख रहा है, वो तो के बॉल तो रखेगा, वो के में से के रख रहा है, तो एक ही तरीका। ठीक है, तो अब उसके पास ये कॉम्बिनेशन आ गया व्हाइट और ब्लैक बॉल का। अब इससे व्हाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी, नंबर ऑफ व्हाइट बॉल कितनी है, एम प्लस के, और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी हो जाएगी, एम प्लस एन प्लस के। कोई दिक्कत समझने में? ठीक है। अब उसने ब्लैक बॉल निकाली, तो ब्लैक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी एन अपॉन में एम प्लस एन, के बॉल उसने और साथ में रख दी, मतलब एक तो ब्लैक बॉल, अच्छा वो बॉल भी रिप्लेस कर ही रहा ना ये, एंड इज पुट बैक इनटू द अर्न अलोंग विथ के, हाँ अलोंग विथ के एडिशनल, मतलब उस बॉल के साथ वो और के बॉल। अब तुमने सही लिया, मतलब उसने बोला कि एक बॉल निकाली वो व्हाइट आ गई, तो उस बॉल के साथ और के बॉल, मतलब के प्लस वन बॉल रख रहा है वो। तो ब्लैक बॉल निकाली, उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई एन अपॉन में एम प्लस एन। अब इसके बाद व्हाइट बॉल निकाले, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, एम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ बॉल्स एम प्लस एन प्लस के। तो यहां पर आप देखो कि डिनोमिनेटर तो कांस्टेंट चल रहा है, दैट इज एम प्लस एन और एम प्लस एन प्लस के। अब इस पूरे से कॉमन आ रहा है आपका एम, तो बचेगा क्या, इधर एम प्लस के और इधर क्या बचेगा एम, तो ये आपका कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया एम अपॉन में एम प्लस के। ठीक है, अरे समझ में आ गया ना? ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11, a card is drawn from a pack, the card is replaced and the pack shuffled. If this is done 6 times, the probability that the cards drawn are 2 hearts, 2 diamonds and 2 black cards is, अच्छा ठीक है, ठीक है। प्रोसेस क्या है, सबसे पहले वो समझो कि पेक ऑफ कार्ड है, आपने एक कार्ड निकाला, उसको देखा और वापस से रख दिया, फिर एक कार्ड निकाला, उसको रखा, वापस से चल, ऐसा कितनी बार प्रोसेस चल रहा है, 6 टाइम। अरे समझ में आया, एक कार्ड निकाला मैंने, देखा, फिर वापस रख दिया, मतलब 52 फिर कार्ड वापस के वापस हो गया। तो ये प्रोसेस कितनी बार चल रही है, 6 टाइम्स चल रही है। तो आपसे बोला गया है कि 2 हर्ट्स हो, 2 डायमंड्स हो, क्वेश्चन नंबर 11 है ना, हाँ 2 हर्ट्स, 2 डायमंड्स एंड 2 ब्लैक कार्ड्स। तो इस प्रोसेस में यह होना चाहिए। तो सबसे पहले तो नंबर ऑफ हर्ट कितने होते हैं, 13, नंबर ऑफ डायमंड कार्ड 13, नंबर ऑफ ब्लैक कार्ड 26। तो हर्ट आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 13/52 दैट इज 1/4। डायमंड आने की प्रोबेबिलिटी 13/52 दैट इज 1/4। ब्लैक कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 26 कार्ड्स होते हैं टोटल ब्लैक कार्ड, मतलब स्प्रेड और क्लब मिला के ब्लैक कार्ड कहलाता है, तो यह होगा 1/2। अब उसने क्या बोला है कि इस प्रोसेस में 2 हर्ट हो, 2 डायमंड हो और 2 ब्लैक बॉल, तो ये जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ स्ट्रिंग टाइप है। तो मान लो 2 हर्ट्स हो गए, 2 डायमंड हो गए और 2 ब्लैक कार्ड हो गए, तो 2 हर्ट आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 2 हर्ट आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/4 1/4। तो हर्ट आने की है ना 1/4 1/4, डायमंड की 1/4 1/4, ब्लैक की 1/2 1/2। ठीक है, अब ऐसी कितनी स्ट्रिंग पॉसिबल है, वो इन 6 का आपस में अरेंजमेंट, दैट इज 6 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। याद आ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग की प्रोबेबिलिटी निकाल ली, और ऐसी कितनी स्ट्रिंग हो सकती है, मतलब इन सब का आपस में अरेंजमेंट, ये इसमें 2 आइडेंटिकल 2 आइडेंटिकल 2 आइडेंटिकल। ओके, इसको सॉल्व कर लो, तो ये हो गया 720 अपॉन में 8 इंटू 1/, ये पूरी कहानी हो जाएगी 2 पावर 4, 4 और 4 8 और 2 10, तो 2 पावर 10, ये हो गया 90। तो आंसर इज 90 अपॉन में 2 पावर 10, और 2 से चला जाएगा तो ये बचेगा 45 अपॉन में 2 पावर 9। सो 45 अपॉन में 2 पावर 9 इज योर आंसर।
ठीक, आंसर ये दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12, 11 के बाद 12। 12 में बोला है मीन एंड वेरिएंस ऑफ अ बाइनोमियल वेरिएट ऑफ 10 ट्रायल्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट आर इन द रेशियो ऑफ 3:2 इन द मोस्ट प्रोबेबल। ओके, मोर देन वन करेक्ट आंसर है। तो मीन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या मानते हैं, P, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलर के, और नंबर ऑफ ट्रायल्स N। नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने दे रखे हैं यहाँ पे, 10। और मीन क्या होता है, NP, और वेरिएंस होता है NPQ। इसका रेशियो दे रखा है 3:2। तो यहाँ से Q आ गया 2/3, सो दिस मीन्स P इज इक्वल टू 1/3। तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 1/3, फेलर की प्रोबेबिलिटी 2/3, और नंबर ऑफ ट्रायल्स 10 है। तो आपको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता है। अब ऑप्शन ए देखो, द मोस्ट प्रोबेबल नंबर ऑफ हैपनिंग ऑफ वेरिएबल इज 3। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू r क्या होगा, वो होगा आपका NCR। n हमें पता है 10, तो 10CR रैंडम वेरिएबल मान लिया, तो r सक्सेस ले रहे हैं, तो P पावर r और Q पावर 10 माइनस r। तो आपसे बोला है द मोस्ट प्रोबेबल नंबर ऑफ हैपनिंग ऑफ अ वेरिएबल इज 3, मतलब r की किस वैल्यू के लिए ये प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो, ये प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो। तो आपको याद आ जाना चाहिए क्या, कि x प्लस वाई पावर n, इसका एक्सपेंशन क्या होता है, समेशन ऑफ NCR, x पावर n माइनस r, y पावर r। तो इसमें किस r के लिए हम जानते हैं n+1 अपॉन में 1 प्लस मॉड x y y। इस r के लिए आपको r लेस देन और इक्वल टू दिस, इस r के लिए हमारा ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट मिलता है, याद आ रहा है, फार्मूला तो याद आ ही रहा होगा ना। अब जैसे मान लो 3.5 आ गया, तो r सबसे बड़ा, सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है पॉसिबल, 3। r जैसे 10.5 आ रहा है या 10.1 बना रहा है, तो r हम क्या लेते हैं 10, तो r इज इक्वल टू 10 के लिए आपको मैक्सिमम ये टर्म मिलेगा, बाइनोमियल टर्म, उस r की पर्टिकुलर वैल्यू के लिए। तो आपसे बोल रहा है कि ये प्रोबेबिलिटी किस r के लिए मैक्सिमम होगी। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर जो r होगा वो होगा लेस देन और इक्वल टू n+1, तो 10+1 1 प्लस मॉड x y y, यहाँ पर x y y, तो जिसकी पावर में r चलता है उसको हम डिनोमिनेटर में लेते हैं। तो ये जो है किसका एक्सपेंशन है, ये होता है हमारा p प्लस क्यू की पावर 10 का। तो p प्लस इसका एक्सपेंशन होगा 10CR, p पावर r और q पावर n माइनस r। तो जिसकी पावर में r है उसको नीचे लेंगे, और जिसका पावर में ये है उसको ऊपर, तो q/p। ठीक है, तो यहाँ से आ गया r लेस देन और इक्वल टू 10+1 दैट इज 11 अपॉन में 1 प्लस q कितना है, q/p का रेशियो कितना है 2। तो ये कहानी आ गई r लेस देन और इक्वल टू 11/3। तो r आपका आ गया 3.4 से छोटा ही होगा, 6.666 जो भी है 67। तो r लेस देन और इक्वल टू 3.67 दैट मीन्स r इज इक्वल टू 3। तो r इज इक्वल टू 3 के लिए ये आपको प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम मिलेगी। तो फॉर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी आपका वेरिएबल हो गया 3 के बराबर। तो ऑप्शन ए में 3 बोला गया है बिल्कुल, तो आंसर ए इज करेक्ट। ठीक है, नाउ बी पार्ट, सम ऑफ मीन एंड वेरिएंस इज 10। अरे मीन और वेरिएंस तो दे ही रखा था, अच्छा मीन और वेरिएंस निकाल लो। एनपी कितना हो जाएगा 10, एन 10 दे रखा है, P13 तो 10/3, और वेरिएंस हो जाएगा NPQ दैट इज इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इंटू 10, तो 20/9। तो ये लिखा हुआ है 30/9, 3 से मल्टीप्लाइड बाय, तो उनका सम करेंगे तो 50/9, 10 के बराबर नहीं है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 5 सक्सेस, तो R को 5 रख दो, आंसर निकाल लो। अरे R को 5 रख दो तो C ऑप्शन मैच करवा के देख लो। डी ऑप्शन, द मोस्ट प्रोबेबल नंबर ऑफ हैपनिंग ऑफ वेरिएबल इज 5, जो गलत हो गया क्योंकि ए आ गया, R 3.67 से कम मतलब R3 होगा। ठीक है, अरे समझ में, ये वाला समझ में आ गया ना फंडा, ग्रेटेस्ट बाइनोमियल बाइनोमियल टर्म। Okay, now next question is 13. Two players of equal skill A and B are playing a set of games
they leave off playing when A wants 3 points. Question number 30. A wants 3 points and B wants 2. If the stake is rupees 16, what share out is to take? Okay. इक्वल इसके लिए ए और बी की, मतलब ए और बी के जितने हारने की प्रोबेबिलिटी इक्वल है, तो ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी और हारने की प्रोबेबिलिटी हाफ है, और यही बी के लिए भी होगा। तो ए 3 पॉइंट के लिए खेल रहा है, बी 2 पॉइंट के लिए खेल रहा है, और कितने मैच में कितने पैसे लगे हुए हैं 16। तो दोनों का शेयर क्या बनता है? एक्सपेक्टेशन का क्वेश्चन है ये, ठीक है। इस क्वेश्चन को शायद से हमने लेक्चर में भी किया हुआ है, फिर भी एक बार बता देता हूँ, ठीक है। तो मान लो हमने बी को जिता, ए को भी जिता सकते हो, बी को जिता दिया, बी में नंबर ऑफ केसेस कम बनेंगे। यदि बी को जीतना है तो कितने पॉइंट चाहिए उसको? 2। बी के लिए हम बात करें तो दोनों के दोनों जीत जाए तो भी काम चल जाएगा, 2 पॉइंट आ गए ना। या फिर क्या हो सकता है, अच्छा इसको जिताना और ए फिर हार सकता है 2 मैच तक। अच्छा तो ए को जिताओ, थोड़ा केसेस कम बनेंगे। ए को कितने मैच, ए को 3 पॉइंट चाहिए, बी को 2 पॉइंट चाहिए, तो बी जैसे 2 मैच जीता दिक्कत आ जाएगी। अच्छा ए हारा मतलब बी जीत रहा है, बी हारा मतलब ए जीत रहा है, तो ये समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो ए तीनों के तीनों मैच जीत जाए तो वो चलेगा, 3 में से 1 मैच हार जाए और चौथा मैच जीत जाए, तो ये लूजिंग वाला मैच ये भी हो सकता है, 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 ठीक है। और क्या हो सकता है? और कोई केस नहीं होगा, क्योंकि हम 2 बार लूज वाला केस ले, तो ए यदि 2 बार हार रहा है इसका मतलब बी 2 बार जीत गया, तो गेम फिर आगे जाएगा ही नहीं, यही वाले केस होंगे। तो तीनों में विनिंग मतलब 1/2 पावर 3 प्लस इधर, अब लूजिंग वाला इन 3 में से कहीं भी वो हार सकता है, तो 3C1, और फिर जीतने आने की प्रोबेबिलिटी सबकी हाफ हाफ है, तो पावर 4। तो ये आ गया आपका 16, और ये हो गया 2 + 3 5, तो ये हो गया 5/16। बस तो प्रोबेबिलिटी आ गई ए की, तो बी की हो जाएगी, तो ए की जितनी प्रोबेबिलिटी 5/16, तो बी की 11/16। बी में केसेस ज्यादा बनेंगे। अच्छा हाँ, अच्छा यहाँ एक्सपेक्टेशन निकालना था, तो टोटल नंबर ऑफ कितने पैसे लगे हैं भाई? क्वेश्चन नंबर 30, 16 रुपीज। तो ए का एक्सपेक्टेशन हो गया कितना? 15/16 इंटू 16 रुपीज, दैट इज 5 रुपीज। बी का एक्सपेक्टेशन हो गया 11/16 इंटू 16 रुपीज, दैट इज 11 रुपीज। तो ए का एक्सपेक्टेशन 5, बी का एक्सपेक्टेशन 11। नाउ क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में देखो क्या है। In 10 trials of an experiment, if the probability of getting 4 successes is maximum, then find the range of probability of success in each trial. Okay. Total 10 trials हो रहे। टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं? 10। मान लो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी P है, फेलर की प्रोबेबिलिटी Q है। तो डिस्ट्रीब्यूशन में हम जानते हैं X = R क्या होता है? 10CR, P पावर R और Q पावर N-R, दैट इज 10 - R। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि फॉर R = 4 इट इज मैक्सिमम, फॉर R = 4 इट इज मैक्सिमम। तो आपको सक्सेस P की रेंज बतानी है। सक्सेस की प्रोबेबिलिटी किसको माना हमने? P, फेलर Q, तो P की रेंज बतानी है, ठीक है। अब देखो भाई, ये डिस्ट्रीब्यूशन में P + Q पावर 10 का यदि एक्सपेंशन देखे तो क्या होगा? समेशन ऑफ 10CR, P पावर R, Q पावर N-R, R0 से लेके 10 तक, ठीक है। तो इसके एक्सपेंशन में R = 4 के लिए आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है, यही बोला है ना उसने, फॉर R = 4 इट इज मैक्सिमम। तो हम जब बाइनोमियल, तो इसका एक्सपेंशन, तो बाइनोमियल एक्सपेंशन में ग्रेटेस्ट टर्म फाइंड आउट करना जानते हैं हम एक वेरिएबल यहाँ पर इंट्रोड्यूस करते हैं M,
m क्या होता है n+1 अपॉन में 1 प्लस मॉड x y y। तो जिसका पावर होता है p, जिसका पावर r होता है उसको डिनोमिनेटर में, और दूसरा जो वेरिएबल है तो एक p और q है तो न्यूमरेटर में q आएगा। ये जानते हो आप, जानते हो ना। और अब हम यहाँ पर यदि r आपका r लेस देन और इक्वल टू m होता है, अब इसमें दो चीजें होती है। m यदि आपका इंटीजर आ गया तो r की दो वैल्यू मिलती है, याद आ रहा है। ये वैल्यू यदि इंटीजर आ गई तो r की दो वैल्यू के लिए ये ग्रेटेस्ट वैल्यू मिलेगी। अच्छा यहाँ पर सारे टर्म पॉजिटिव है तो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट की बात कर रहे हैं। अरे इसमें सारे टर्म पॉजिटिव ही आएंगे ना, p और q पॉजिटिव है तो उसका एक्सपेंशन भी पॉजिटिव टर्म देगा। तो m यदि इंटीजर हो गया तो आपको दो टर्म मिलेंगे, r की दो वैल्यूज के लिए ये मैक्सिमम मिलेगी वैल्यू। ठीक है, यहाँ पर बोला है कि r इज इक्वल टू 4 के लिए ये मैक्सिमम मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये इक्वलिटी तो नहीं लगेगी। ठीक है, और r की वैल्यू कितनी दे रखी है, r ये होता है लेस देन और इक्वल टू m होता है, तो इक्वलिटी हमने हटा दी, क्योंकि यदि m इक्वलिटी चलो लगा भी दो, पर ये ध्यान रखना कि m आपका इंटीजर नहीं है। m इंटीजर हो गया तो r की दो वैल्यू मिलेगी। ठीक है, सबसे पहले इसको हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। n कितना है आपके पास 10, तो 10 + 1 11 अपॉन में ये मॉड हट जाएगा, पॉजिटिव है तो ये हो जाएगा p + q अपॉन में p। सो दिस इज इक्वल्स टू 10 + 1 11, और ये p ऊपर 11p हो गया है। आ रही बात समझ में। और p + q कितना हो जाएगा 1, तो डिनोमिनेटर में 1, तो ये m आ गया आपका 11p के बराबर। तो m आपका इंटीजर तो नहीं हो सकता है, और r हमें क्या चाहिए, इसकी वैल्यू हम क्या लेते हैं यहाँ पर, यदि ग्रेटेस्ट टर्म, यदि r आपका m इंटीजर नहीं है तो ग्रेटेस्ट टर्म क्या होता है, बॉक्स m + 1, तो m इंटीजर नहीं है। ठीक है, और हमें क्या चाहिए, अच्छा ये तो टर्म की बात हो गई, तो r हमें 4 चाहिए। तो यहाँ पर जो m है वो आपका वेरी करेगा 4 से लेके 5 तक, क्योंकि इसका बॉक्स कितना आ जाएगा 4, और यही r के बराबर हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है, मतलब m में 4 को छोड़ के m इंटीजर नहीं है, तो 4.1 4.5 4.6 ऐसे 5 तक कुछ भी लूं, तो r आप क्या सेलेक्ट करोगे, जैसे हम बोलते हैं ना कि r आपका लेस देन 3.5 है, तो हम क्या बोलते हैं कि r आपका 3, इसके लिए मैक्सिमम मिलेगा। 3.95 भी लोगे तो ही यही लेंगे, 9999 ये भी लोगे तो यही होगा। जैसे अगर 4 कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगा, इंटीजर हो गया वो, तो फिर r4 सेलेक्ट करते हैं हम, है ना। ऐसे 3.0001 ले लूं तो भी 3 होगा, इससे छोटा भी 3 भी नहीं हो सकता, क्योंकि इंटीजर हो गया तो दो टर्म मिलेंगे, मतलब दो टर्म की वैल्यू मैक्सिमम आएगी, वो एक्चुअल में इक्वल हो जाएगा। तो हमें तो r इज इक्वल टू 4 के लिए मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी चाहिए। ठीक है, तो r आप जो m है आपका वो 4 से 5 वेरी करेगा, तो कहने का मतलब ये हुआ कि 11p आपका 4 से 5 वेरी करेगा। सो दिस मीन्स p इज इक्वल टू 4/11 एंड 5/11। समझ में आ गया। ये बाइनोमियल ग्रेटेस्ट हमने किसी एक समय एक जमाने में पढ़ा था, याद आ रहा है ना। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15 में क्या बोला गया है, देखो 15 में बोला गया है, अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ a इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स एट रैंडम बाय टेकिंग अ पॉइंट ऑन इट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नो पार्ट इज ग्रेटर देन b। अच्छा, वेयर 2b इज ग्रेटर देन a, नो पार्ट इज ग्रेटर देन b एंड 2b इज ग्रेटर देन a। आपके पास एक सेगमेंट है जिसकी लेंथ कितनी दे रखी है आपको a, इसको दो पार्ट में ब्रेक करना है, जिसकी जो लेंथ है वो b से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो मान लो एक पार्ट की लेंथ हो गई आपके पास x, तो दूसरा जो पार्ट है उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, टोटल a x ये हो गया, तो ये बचा कितना a - x। अब x आपका जो लेंथ है ये x कहां से कहां तक वेरी कर सकता है, वो कर सकता है 0 से a तक, मतलब इस सेगमेंट पे कोई भी पॉइंट ले लो, तो x आपका यहां से यहां तक कोई भी एक पॉइंट हो सकता है, तो x आपका वेरी करेगा 0 से लेके a तक। ओके, अब प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है कि कोई भी पार्ट b से बड़ा ना हो, मतलब ये जो लाइन सेगमेंट है, जैसे दो पार्ट में ब्रेक किया इसको, है ना, एक तो ये वाला पार्ट हो गया इतना, एक तो ये वाला पार्ट हो गया, और दूसरा बचा कौन सा, ये वाला पार्ट। तो दोनों पार्ट b से बड़े नहीं होना चाहिए, तो कहने का मतलब है कि x आपका b से छोटा हो और a - x भी b से छोटा हो। तो यहां से x लेस देन b आ गया, और इधर से क्या आ जाएगा, x
ग्रेटर देन ए माइनस बी हो गया। ठीक है, तो ये तो केस हो गया फेवरेबल, ये टोटल। अरे समझ, प्रोबेबिलिटी चाहिए ना, तो दो पार्ट में ब्रेक करना है, तो आपका एक्स 0 से ए तक कोई कुछ भी हो सकता है, मतलब इस पे कोई भी पॉइंट ले सकते हो आप 0 से ए तक। और ये हो गया आपका फेवरेबल। मतलब फेवरेबल कौन सा कंडीशन यहाँ पे क्या बोली है कि दोनों पार्ट की लेंथ बी से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तो दोनों की लेंथ बी से कम कर दी, तो एक्स आपका आ गया लेस देन बी और ए माइनस बी। ठीक है, अब देखो यदि मान लो ये 0 बोल दो और ये बी हो गया, तो ये क्या बोल रहा है बी से छोटा हो, और ये बोल रहा है ए माइनस बी से बड़ा। अब ए माइनस बी इधर आएगा या फिर बी से बड़ा होगा या छोटा होगा, उसके लिए हमें इन्फॉर्मेशन दे रखी है। टू बी ग्रेटर देन है, तो ए को इधर ले आया, तो बी माइनस ए क्या आ गया, ए से बड़ा। नहीं, अच्छा, बी को उधर ले गए तो बी हो गया ग्रेटर देन ए माइनस बी, या फिर ऐसे बोलो ए माइनस बी लेस देन बी, मतलब ए माइनस बी से छोटा आ रहा है तो वो इधर आएगा। तो x क्या बोल रहा है, b से छोटा और a माइनस बी से बड़ा, तो कॉमन कौन सा रीजन आ गया, ये वाला। मतलब ये जो लेंथ है वो कितनी हो गई, b माइनस ए माइनस बी। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, x आपका क्या हो सकता है 0 से a तक कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और फेवरेबल लेंथ कौन सी हो गई, फेवरेबल ये तो हो गया x 0 से a तक कुछ भी हो सकता है, और फेवरेबल x कौन सा हो सकता है, वो हो सकता है a माइनस बी से b। तो ये वाला जो है पोर्शन कितना आ गया, b माइनस ए माइनस बी। अच्छा, ये जो इन्फॉर्मेशन है इसी के लिए दे रखी कि लेफ्ट होगा या राइट होगा, तो ये वैल्यू आ गई 2b माइनस ए अपॉन में a, सो दिस इज योर आंसर। सो दिस इज रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। ओके, क्लियर है, कोई डाउट? तो ये क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। ओके, अच्छा हाँ, अब प्रोबेबिलिटी के लेक्चर्स खत्म हो गया, असाइनमेंट भी खत्म हो गया। ठीक है, ध्यान रखना इसमें एक आपको गुरु मंत्र जो बोलते हैं ना वो बता रहा हूँ। कोई भी प्रॉब्लम को बेस थ्योरम का, अच्छा दो चीजें यहाँ पर, एक तो सबसे पहले तो टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम और बेस थ्योरम हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जितना आपको लेक्चर्स में या फिर असाइनमेंट में क्वेश्चन बताए गए हैं यही लेवल रहता है। और आप सोचो कि और क्या होगा, तो ज्यादा कुछ नहीं रहता। आप इस साल का पेपर उठा के देख लेना, ठीक है, कोई ज्यादा मगजमारी नहीं थी उसमें, है ना। और मैं एक पॉइंट और बता रहा था, हाँ, कि कोई भी क्वेश्चन रटना मत भाई कि बेस थ्योरम का हमने ऐसे कर लिया और इसको ऊपर रख दिया, ऐसा नहीं होता। फीलिंग आनी चाहिए। ये आपको पीएनसी जब हमने स्टार्ट किया था तब से, और प्रोबेबिलिटी में आप यदि आपको पीएनसी पार्ट में दिक्कत आ रही है तो आप प्रोबेबिलिटी को गलत नहीं ठहराएंगे। आप फिर से जाओ पीएनसी पढ़ो, फिर उसके बाद प्रोबेबिलिटी पढ़ो। पीएनसी का आपका कोई भी लेक्चर छूटा है तो उसको ढंग से पढ़ो, कोई भी पार्ट हो वो, ठीक है। और हर क्वेश्चन में फीलिंग आनी चाहिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं कि रट्टा मार लिया, रट्टा मारोगे तो अब तो कोई भी चैप्टर हो, पीएनसी प्रोबेबिलिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई मतलब नहीं मिलेगा, क्योंकि एग्जाम टाइम पे सब भूल जाते हैं। रट्टा मारा हुआ जो समझा हुआ होता है वही आगे जाता है, ठीक है।